अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस इस रिशोमेट्री का एक सब टॉपिक दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करने से पहले जहन में मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जहन में लाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्हीं तीनों रिशोमेट्रिक कैलकुलेशन से मिलकर बना है। सिर्फ एक आध स्टेप का फर्क है और उस एक आध स्टेप के फर्क को ही डिस्कस करने के लिए हम आज की वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा हम लोग सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट फर्स्ट कंज्यूम ड्यू टू व्हिच द रिएक्शन इज स्टॉप्ड इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, सबसे पहले खत्म हो जाएगा और उसके खत्म होने की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, तो पता होनी चाहिए। इसी तरीके से इसकी एक और डेफिनेशन है, द रिएक्टेंट व्हिच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये वो डेफिनेशन है जिसकी मदद से तुम इक्वेशन में आइडेंटिफाई करोगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को, कि वो रिएक्टेंट जो सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। और तीसरी डेफिनेशन, द रिएक्टेंट व्हिच इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू व्हिच द रिएक्शन इज स्टॉप्ड इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो मुकम्मल कंज्यूम हो जाए और उसके मुकम्मल कंज्यूम होने की वजह से वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए, इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन है, वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए, वो रिएक्टेंट जो सबसे कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन स्टॉप हो जाए, उस रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर। As soon as the limiting reactant is consumed, the reaction under discussion immediately stops. जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा उसी वक्त। ठीक है, मतलब अब अगर आपके पास उसके बाद कोई और वैल्यू भी आ रही है तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट जहां कंज्यूम हो गया, रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। किसी भी रिएक्शन के दरमियान प्रोडक्ट कितना बनाना है उसकी एक्चुअल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हेल्प आउट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि इसका इंडस्ट्रियल यूज है, इन केमिकल इंडस्ट्रीज द नॉलेज ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ केमिकल। किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में वेस्टेज ऑफ केमिकल को रोकने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सेस रिएक्टेंट, देखो वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए, दैट वुड बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। उस रिएक्टेंट के अलावा सिस्टम में जो और रिएक्टेंट मौजूद हैं जो अभी तक मुकम्मल कंज्यूम नहीं हुए, उनको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे, वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ? जो सबसे कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, जो सबसे पहले खत्म हो जाए। एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा हुआ? जो सबसे एंड में खत्म हो, या वो जो प्रोडक्ट को लीस्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कैसे करोगे सवाल को? देखो, पहली आइडेंटिफिकेशन जो कि मोस्ट कॉमन है वो ये है कि जनाब तुम्हारे पास तमाम रिएक्टेंट के मासेस मौजूद होने चाहिए। अगर एक क्वेश्चन में, एक इक्वेशन के अंदर तमाम रिएक्टेंट के मासेस तुम्हारे पास मौजूद है तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। सिमिलरली अगर वो तुमसे कह रहे हैं कि जनाब आप किसी भी प्रोडक्ट की मिनिमम अमाउंट बता दीजिए जो कि प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब यहां भी वो तुमसे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या है? अगर वो आपसे कह ले कि व्हाट वुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो इसका मतलब वो आपसे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहा है। और तीसरी चीज मोस्ट ऑब्वियस, वो आपसे क्लियरली पूछ ले कि जनाब लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में बता दीजिए या कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये वो बेसिक डेफिनेशंस थी जिनकी वजह से हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को सॉल्व करेंगे, जिनको की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल को कि मास के क्वेश्चन में या लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब एक क्वेश्चन को देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या है। We are provided 50 grams of H2 and N2 each. Calculate how many grams of ammonia is produced. आपके पास हाइड्रोजन का मास मौजूद है, आपके पास नाइट्रोजन का मास मौजूद है, आपने अमोनिया का मास मालूम करना है जो कि प्रोड्यूस होगा। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या कह रही है? N2 plus 3H2 reacts to give 2NH3।
आपके पास दो रिएक्टेंट मौजूद हैं N2 और हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्या इन दोनों के मासेस क्वेश्चन में गिवन है? डेफिनेटली 50 ग्राम्स ऑफ ईच गिवन है। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा डेटा देखते हैं। डेटा में मेरे पास नाइट्रोजन का मास मौजूद है 50 ग्राम, हाइड्रोजन का मास है 50 ग्राम, अमोनिया का मास जो है वो मैंने मालूम करना है। ठीक है, सॉल्यूशन को सबसे पहले देखते हैं। मैं इस सवाल को मोल मेथड से सॉल्व करूंगा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको दोनों मेथड आते हैं। ठीक है, तो मोल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब दोनों रिएक्टेंट के मासेस आपके पास मौजूद हैं और दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम करने आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। नाइट्रोजन का मास इन ग्राम है 50, जबकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 के बराबर होता है, लेकिन नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है, तो 14 2 28। इसका मतलब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए क्या करोगे, 50 अपॉन 28, दिस विल गिव यू 1.78 मोल। मतलब अगर मैं हमारे पास जो नाइट्रोजन की गिवन मास मौजूद है, अगर मैं उसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दूं तो वो कितने बनेंगे, 1.78 मोल। इसी तरीके से जब तुम हाइड्रोजन के लिए करोगे तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 50। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2, 50 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25। मतलब नाइट्रोजन के कंप्लीट मास को मोल में कन्वर्ट किया 1.78, हाइड्रोजन के कंप्लीट मास को मोल में कन्वर्ट किया 25 मोल। अब हम लोगों ने मोल रेशियो मालूम करना स्टार्ट करना है। इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल गिव यू 2 मोल ऑफ अमोनिया। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली, हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 मोल ऑफ N2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब ऑलरेडी वैसे तो ये केमिकल, वैसे तो हम लोगों ने इसको गिवन इक्वेशन से उठाया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यूनिट में भी है, तो इसका मतलब मुझे इसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इसको रिक्वायर्ड में कन्वर्ट करना है। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने, नाइट्रोजन के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास 1.78, तो इक्वेशन के दोनों तरफ 1.78 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। जब आपने इसको 1.78 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास कितने मोल्स आ गए अमोनिया के, आपके पास अमोनिया के आ गए 3.56 मोल्स। इसका मतलब अगर मैं कंप्लीटली नाइट्रोजन को बर्न कर दूं, कंप्लीटली कंज्यूम कर दूं, तो वो मुझे 3.56 मोल्स ऑफ अमोनिया देगा। तो यहां तक हमने अमोनिया की नाइट्रोजन के साथ कंपैरिजन को कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन और अमोनिया की। इक्वेशन क्या कह रही है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 3 moles of hydrogen is required to produce 2 moles of ammonia। आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 3 से इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड करवा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 mole of H2 is required to produce 2/3 moles of ammonia। और आपके पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हाइड्रोजन के, आपके पास 25 थे, तो जनाब 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जब आपने 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 moles of H2 is required to produce 16.66 moles of ammonia। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम करवा दूं तो मेरे पास अमोनिया के आएंगे 16.66 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब जरा देखो सिचुएशन, नाइट्रोजन ने कितना प्रोड्यूस किया था, 3.56 मोल्स। हाइड्रोजन ने कितना प्रोड्यूस किया, 16.66। किसने कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस किए, नाइट्रोजन ने। सो नाइट्रोजन विल बी कंसिडर्ड एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और हमने नाइट्रोजन से जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल अमोनिया के आए थे उनका मास हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, कितने थे, 3.56। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास मौजूद है, दैट इज 17। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जरा इसको अगर तुम रीअरेंज करो तो इक्वेशन बन जाएगी मास इन ग्राम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल अमोनिया के तुम्हारे पास 3.56 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया तुम्हारे पास 17 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारे पास मास इन ग्राम कितना आ गया, 60.52 ग्राम। इसका मतलब रिजल्ट में क्या लिखोगे कि अगर तुम 50 ग्राम्स नाइट्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम कर लोगे तो यू विल गेट 60.52 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि इसके बाद सिस्टम में हाइड्रोजन तो मौजूद होगा लेकिन नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगा, तो मजीद अमोनिया भी नहीं बनेगी। तो आपके पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ दैट वुड बी योर नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, जिंक क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन जिंक प्लस 2HCl रिएक्ट्स टू गिव जिंक क्लोराइड एंड H2। तुम्हारे पास जिंक का मास है 6.54 ग्राम्स, HCl का मास है 73 ग्राम्स, दोनों रिएक्टेंट के मासेस मौजूद है। अगर वो नहीं भी लिखते तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है और तुमने जिंक क्लोराइड का मास प्रोड्यूस करना है। क्योंकि हम इसको रेशो मेथड से कर रहे हैं तो हमें इसके मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करवाना पड़ेगा, और जब मैंने इसके मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करवाया तो इसके दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर मासेस के बराबर हो गया। इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब जरा डेटा देखो, डेटा में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तुम्हारे पास जिंक का मास मौजूद है 6.54 ग्राम, तुम्हारे पास HCl का मास मौजूद है दैट इज 73 ग्राम। तुमने जिंक क्लोराइड का मास मालूम करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, ठीक है। अब जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम इसको रेशो मेथड से कर रहे हैं तो रेशो मेथड से कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ जिंक, HCl और जिंक क्लोराइड को ही आपस में कंपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं तीनों की से चीजें रिलेटेड हमारे पास सवाल में गिवन है। हमारे पास जिंक का मास गिवन है, HCl का मास गिवन है, जिंक क्लोराइड का मास मालूम करना है, तो हमें सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों को आपस में कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं जिंक और जिंक क्लोराइड को कंपेयर करता हूं। इक्वेशन क्या बता रही है कि 65 मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक विल गिव यू 136 मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक क्लोराइड लाइक दिस, ठीक है। अब आपने 65 ग्राम ऑफ जिंक को यूनिट रेशो में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको इक्वेशन को दोनों तरफ 65 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्या आ गई, 1 ग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 136 अपॉन 65 ग्राम ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड के लिए आपके पास जिंक की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, 6.54 ग्राम्स। इक्वेशन के दोनों तरफ 6.54 ग्राम्स को मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ गया कि जनाब 6.54 ग्राम्स ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 13.68 ग्राम्स ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से पता क्या चला कि अगर मैं 6.54 ग्राम्स जो कि जिंक का टोटल मास है उसको अगर मैं कंप्लीटली यूटिलाइज कर दूं तो मेरे पास 13.68 ग्राम्स ऑफ जिंक क्लोराइड आ जाएगा। अब जिंक से तो आपने कंपेयर कर लिया, अब HCl से भी कंपेयर करते हैं। HCl में इक्वेशन क्या बता रही है जनाब कि 73 मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl विल गिव यू 136 मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक क्लोराइड। तो इसको किस तरीके से लिखोगे, 73 grams of HCl is required to produce 136 grams of zinc chloride। इसको भी यूनिट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ 73 से डिवाइड करवाओगे। So 1 gram of HCl is required to produce 136 upon 73 gram of zinc chloride। रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है, HCl की वैल्यू 73 है, दोनों तरफ 73 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। So your answer would be 73 gram of HCl is required to produce 136 grams of zinc chloride। तो आपने जिंक की मदद से भी जिंक क्लोराइड का मास निकाल लिया, HCl की मदद से भी जिंक क्लोराइड का मास निकाल लिया। इन दोनों में से किसने कम मास प्रोड्यूस किया है जिंक क्लोराइड का, तो वो उसका जवाब है जिंक, क्योंकि जिंक ने कितना प्रोड्यूस किया, 13.68। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, क्योंकि जिंक ने 13.68 ग्राम्स प्रोड्यूस किया है, HCl ने 136 किया है, तो जिंक ने कम मास प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट का, तो दिस वुड बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिंक आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब व्हाट वुड बी योर एक्सेस रिएक्टेंट, तो HCl इज योर एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो जनाब अब इसका रिजल्ट किस तरीके से लिखोगे, जिंक इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द अमाउंट प्रोड्यूस ऑफ जिंक क्लोराइड विल बी 13.68 ग्राम, क्योंकि इसके बाद जिंक सिस्टम से खत्म हो जाएगा, और जब जिंक ही सिस्टम से खत्म हो गया तो अब मजीद जिंक क्लोराइड बनना पॉसिबल नहीं है। एक चीज, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर, जो कि आज तक पेपर में तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो देखो तुम्हें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आता है, वो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। तुम्हारे पास जो भी मास आएगा या जो भी नंबर ऑफ मोल आएंगे, अगर तुम एसटीपी सिचुएशन पे काम कर रहे हो 22.4 से मल्टीप्लाई करवा देना, तुम्हारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अगर तुम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे काम कर रहे हो तो फिर तुम जर्नल गैस इक्वेशन को यूज करोगे, दैट वुड बी PV इक्वल्स टू nRT। तो अगर तुमने स्टोइचियोमेट्री के बाकी 3 टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ पीनट फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारे पास कुछ चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन है। 2019 में भी इसका क्वेश्चन आया था, लेकिन वो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवा दिया है। 2013 में पेपर आया था, 2012 में पेपर आया, किसका क्वेश्चन आया था, और 2009 में आया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2019 में इसका क्वेश्चन आ गया था तो अब नहीं आएगा, तो ये आप देख लीजिए कि 2013 और 2012 इन दोनों में आपके पास कंसेक्यूटिव ईयर्स में ये क्वेश्चन आया था। तो जनाब आपको इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपकी आसानी के लिए आंसर्स आपके सामने मौजूद हैं ताकि आप अपने आंसर्स को इजीली चेक कर सकें, ठीक है।
एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं या देख चुके हैं। तो जनाब, अगर आप अपने लिए कुछ बेटरमेंट करना चाहते हैं तो लाजमी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्वारंटाइन पीरियड को ज़ाया मत होने दीजिए, टाइम बहुत है, किसी अच्छे फ्रूटफुल काम में इन्वेस्ट कीजिए अपने टाइम को, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।